हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको देता रहता हूं। यह एक ऐसी श्रृंखला है जिसके अंतर्गत पिछले 10 से 15 साल में जितने भी वनडे एग्जाम हुए हैं, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं, इनका एक कलेक्शन है। 10-10 प्रश्नों का मैं कलेक्शन लेके आता हूँ और अगले 15 से 20 मिनट के दौरान इन प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। सॉरी, अगर वास्तव में आप तैयारी कर रहे हैं किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की, तभी इस वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज आप इस वीडियो को पहले आप क्विट कर सकते हैं। शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का। जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पे दिया गया है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। वर्ष आपसे पूछा गया है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, भारतीय इतिहास से उठाया गया क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था और किस वर्ष हुआ था। 23 जून, है ना, 23 जून 1757, यह आपकी डेट थी, है ना। 23 जून 1757 को आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। किन दो के बीच में हुआ था? अंग्रेजों और नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला के बीच में, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में यह युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज जो है विजयी रहे थे। डेट आपसे पूछता है, किन दो के बीच में हुआ था, यह आपसे पूछता है, इसको आपको ध्यान देना होगा, है ना। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है यहाँ पे, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कितने बार भारत आए थे, है ना। एक बार तो सबको मालूम है, 1498 में, है ना। 1498 में ये जो है पहली बार भारत आए थे, कालीकट केरल पहुंचे थे और भारत के समुद्री जलमार्ग का इन्होंने क्या किया था, खोज किया था। 1498 के बाद 1502 ईस्वी में भी आए थे और साथ ही साथ 1527 में भी आए थे। तो 3 बार, है ना। पुर्तगाली नाविक कितने बार भारत आए थे? 3 बार बताइएगा। 1498, 1502 और 1527, 3 बार जो है वास्को डी गामा भारत आए थे। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि कालीकट यह कब पहुंचे थे? 1498 में पहली बार। तो या तो ऐसे पूछेगा या फिर आपसे पूछा है कि ये जो है भारत के समुद्री जलमार्ग का खोज किसने किया था, तो इनको बताइएगा वास्को डी गामा को। यह एक पुर्तगीज थे। साथ ही साथ पुर्तगालियों ने ही भारत में काजू से परिचय कराने का श्रेय जो है इन्हीं पुर्तगालियों को ही है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया 1905 में बंगाल विभाजन की जो घटना हुई थी वह किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? 1905 में भारत के वायसराय कौन थे? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आपका होगा बंगाल विभाजन का। हमेशा यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाता है ना। 1905 में बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? उत्तर बताइएगा। लॉर्ड कर्जन तत्कालीन भारत के जो है वायसराय थे, इनके शासनकाल में यह आपका बंगाल विभाजन किया गया था। और इस बंगाल विभाजन के पश्चात पूरे भारतवर्ष में विद्रोह की लहर फैल गई थी, स्वदेशी आंदोलन आपका चलाया गया था। बंगाल विभाजन जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, एक तो आपसे पूछा जाएगा कब अनाउंसमेंट हुआ था, घोषित कब किया गया था बंगाल विभाजन, कब ये एक्टिवेट हुआ था, कब प्रभावी हुआ था, यह भी आपसे पूछा जाता है। और कब यह विभाजन जो है निष्क्रिय किया गया था, समाप्त किया गया था, यह आपसे पूछा जाता है। अगर अनाउंसमेंट की बात करिएगा, अगर पूछा जाए कि बंगाल विभाजन कब अनाउंस किया गया है, घोषित किया गया है, तो 19 जुलाई सन 1905, है ना। 19 जुलाई 1905 को यह अनाउंस किया गया था कि हम बंगाल का विभाजन करने जा रहे हैं, है ना। दूसरी चीज, 16 अक्टूबर सन 1905 को यह विभाजन प्रभावी हुआ था। 2 या 3 महीने के बाद, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, है ना, 3 महीने के बाद आपका 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हुआ था। और यह कब निष्प्रभावी हुआ है, कब समाप्त हुआ है? तो 1911 में, जब लॉर्ड हार्डिंग्स का शासनकाल था, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और इसी वर्ष जो है इसको निष्प्रभावी कर दिया गया था। तो तीनों चीजें आपको याद रखनी है। 16 अक्टूबर 1905 जबकि ये एक्टिवेट हुआ था, प्रभावी हुआ था। अनाउंसमेंट आपकी 19 जुलाई 1905 को, और कब खत्म हुआ है? तो 1911 ईस्वी में, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जाता है, जल विद्युत दिया है, ताप विद्युत दिया है और परमाणु विद्युत दिया है। पूछा है कि इन तीनों में से किसका विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान है। भारत में बिजली का उत्पादन कई तरह से होता है, कई प्रकार से होता है। कौन कौन से प्रकार हैं? तो जल विद्युत उत्पादन होता है, ताप विद्युत उत्पादन होता है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन होता है, या नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन होता है। इन तीनों में किसका परसेंटेज अधिक है, ये आपसे पूछा गया है। पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, आया हुआ है, यहाँ बता दीजिएगा। ताप विद्युत, इन तीनों में कहिए कि या ऐसे कह दीजिए कि भारत में सर्वाधिक जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है, किसके माध्यम से किया जाता है? ताप विद्युत के माध्यम से किया जाता है। और यहाँ पे जो उत्तर आपका सही हो जाना चाहिए, ताप
विद्युत परसेंटेज पूछा जाएगा 65%। भारत में जितना भी विद्युत का उत्पादन होता है ना, भारत में जितना विद्युत का उत्पादन होता है उसमें ताप विद्युत का परसेंटेज है सबसे अधिक है, कितना है 65% है ना। अगर इसके अलावा देखा जाए 22% आपका जल विद्युत हो जाएगा और 3% 22% जल विद्युत और 3% जो है वह नाभिकीय जो आपका ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके हमेशा संभावित होते हैं, पूछे जाते हैं। सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन ताप विद्युत से होता है, इसके बाद जल विद्युत से और उसके बाद नाभिकीय ऊर्जा से, है ना। परसेंटेज याद रखिएगा, परसेंटेज से प्रश्न आपका पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, यूरेनियम हो गया, रेडियम हो गया, है ना। यूरेनियम है, यूरेनियम है, थोरियम है, रेडियम है और प्लूटोनियम है। यह 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। यह चारों की एक विशेषता है कि यह सभी परमाणविक खनिज है। इन चारों का उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में होता है। कौन कौन से हैं? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम और प्लूटोनियम। पूछा गया कि इन चारों में से किसका भंडार भारत में सबसे अधिक है? यूरेनियम का है या थोरियम का है या रेडियम का है या फिर प्लूटोनियम का है। चारों परमाणविक तत्व हैं और भारत में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है, भंडार किसका है? उत्तर बता दीजिएगा। थोरियम। थोरियम का निक्षेप भारत में मैक्सिमम पाया जाता है और कहाँ पर है? केरल, है ना। केरल में जो है इसका निक्षेप पाया जाता है। थोरियम को आपको याद रखना होगा। और थोरियम का एक अयस्क है मोनोजाइट, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। मोनोजाइट का निक्षेपण कहाँ हुआ है? केरल। मोनोजाइट का निक्षेपण हमेशा पूछा जाता है। केरल के जो बलुई क्षेत्र है वहां पर जो है इसका निक्षेपण पाया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक थोरियम का निक्षेप है। केरल राज्य में मोनोजाइट इसका अयस्क आपका होगा, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछा गया है, जालमा इंस्टीट्यूट। जालमा इंस्टीट्यूट या इसी को आप कहते हैं सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल से लिया गया ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में, आयोग की परीक्षा में पूछा जाता है। जालमा इंस्टीट्यूट कहिएगा या इसी को आप सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। पूछा गया है किस शहर में स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? राज्य पूछा जाएगा तो क्यों बताइएगा। शहर पूछा जाए आगरा। शहर अगर आपसे पूछा जाता है तो आगरा बताइएगा। आगरा शहर जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक शहर है, ताजनगरी के रूप में जाना जाता है और साथ ही साथ राजस्थान का बॉर्डर भी है। यमुना नदी के किनारे पर स्थित है और यहाँ पर 16 कुल उत्सव हो गया, राम बारात उत्सव हो गया। इसके बाद आपका जो आपका आता है गणगौर मेला है, बटेश्वर मेला है, कैलाश मेला है, ये सभी यहाँ मेले आपके लगते हैं। तो इसी आगरा में जो है आपका सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट या जालमा इंस्टीट्यूट है। और जालमा इंस्टीट्यूट का संबंध किस रोग से है बताइएगा? कुष्ठ रोग से है ये आपका इंस्टीट्यूट संबंधित है, आगरा में स्थित है ना। कुष्ठ निवारण दिवस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कुष्ठ निवारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, कमेंट करके मुझे आप बताइएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर भारत में कुल जनसंख्या में शेड्यूल कास्ट, है ना, शेड्यूल कास्ट यानी एससी का परसेंटेज कितना है? 2011 के आंकड़ों के आधार पर भारत में अनुसूचित जाति के लोग कितने परसेंट में पाए जाते हैं? अनुसूचित जाति का परसेंटेज कितना है आपसे पूछा गया है। तो 1 अरब 21 करोड़, है ना। पूरे भारतवर्ष की जो जनसंख्या है 1 अरब 21 करोड़ है, जो कि पूरे विश्व का 17.5% है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 2nd नंबर पे है चाइना के बाद, है ना। इस जनसंख्या में कितने परसेंट है अनुसूचित जाति के लोग? तो बता दीजिएगा 16.6%। 16.6% जो है वह शेड्यूल कास्ट लोग भारत में निवास करते हैं। यही चीज आपसे पूछी गई थी। लगभग 16% के आसपास अनुसूचित जाति के लोग हैं, है ना। और अगर पूछा जाए कि भारत की जनसंख्या में कितने परसेंट शेड्यूल ट्राइब है, 8.2% बता दीजिएगा। एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब आपका जो है उत्तर हो जाएगा आपके ना। तो एससी का परसेंटेज पूछा जाए लगभग 16%, एसटी का परसेंटेज पूछा जाता है भारतीय जनसंख्या में तो लगभग 8% के आसपास है। प्रश्न मेरा आपसे होगा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कुल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, है ना। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा गया श्रीनगर। श्रीनगर किस नदी किनारे पे है? एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा ज्योग्राफी के लिए। किस नदी किनारे पे? जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है और ये बता दीजिएगा झेलम। झेलम नदी के तट पर स्थित यह नगर है और अशोक के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। मौर्य साम्राज्य के प्रतापी राजा अशोक के द्वारा इस शहर की स्थापना की गई थी। झेलम नदी किनारे पर स्थित है। जम्मू कश्मीर की
ग्रीष्मकालीन राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना होगा, है ना। चलिए, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी, चंद्रमा पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह और चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, इन दोनों के बीच की एवरेज डिस्टेंस कितनी है पूछा गया है, तो बता दीजिएगा। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 3,84,400 किलोमीटर, इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए। 3,84,400 किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के बीच में एवरेज डिस्टेंस है, औसत डिस्टेंस है, औसत दूरी है, आपको याद रखना होगा, एग्जाम में आ चुका प्रश्न। और जब चंद्रमा की ही बात हो रही है तो चंद्रमा की मैं आपको और बता दे रहा हूँ। चंद्रमा की सतह का जो वैज्ञानिक अध्ययन है ना, चंद्रमा की सतह का वैज्ञानिक अध्ययन सेलेनोलॉजी या सेलियोग्राफी के रूप में जाना जाता है। और चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव पाया जाता है। यह पृथ्वी का 1/4, मतलब इसका जो आकार है पृथ्वी के आकार का 1/4, चंद्रमा का पृथ्वी के आकार का 1/4 है, जबकि इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 है। तो ये दो फैक्ट भी आपको याद रखने होंगे, कभी कभार यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। चलिए, अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया, भूकंप की तरंगों में कौन सी तरंग सर्वाधिक विनाशकारी तरंग है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा यह भी। कौन सी तरंग सर्वाधिक विनाशकारी तरंग है, 3 प्रकार की तरंगें होती हैं भूकंप की, 3 प्रकार की तरंग होती है, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और एल वेव, प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और धरातली तरंग। इन तीनों में सबसे गति जो कम होती है, सबसे कम गति किसकी होती है, धरातली तरंग की या सरफेस वेव्स की होती है, 3 से 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, है ना। लेकिन सर्वाधिक विनाशकारी तरंग अगर आपसे पूछा जाता है, उत्तर आप इसी को बताएंगे, मतलब धरातली तरंग, या इसी को आप लॉन्ग वेव्स के नाम से भी जानते हैं, धरातली तरंग के नाम से भी जानते हैं। भले ही गति इनकी सबसे कम है, लेकिन सर्वाधिक विनाशकारी जो है वह इसी तरंग के माध्यम से होता है ना। सबसे अंतिम क्वेश्चन इसके आज के इस बेहतरीन सेशन का आपको बताना होगा, चांदीपुर नामक स्थान किस राज्य में स्थित है। चांदीपुर भारत का एक ऐसा प्लेस है जहाँ से रॉकेट प्रक्षेपित किए जाते हैं, रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है। कहाँ पर स्थित है, तो भारत के उड़ीसा राज्य में जो इसकी लोकेशन होगी, और यहाँ से आपका रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर आपका है, रॉकेट छोड़े जाते हैं। किस द्वीप पर स्थित है, व्हीलर द्वीप बताइएगा। और व्हीलर द्वीप एक ऐसा द्वीप है जिसे हाल ही में इसका नाम चेंज कर दिया गया, काफ़ी दिन हो चुके हैं, अब इसे जो है APJ अब्दुल कलाम के नाम से भी जाना जाता है ना। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं जहाँ से प्रश्न आपके संभावित होते हैं। उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही बेहतरीन क्लास में। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।